उठो जागो और तब तक मत रुकना जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। ये महान विचार था स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने पूरे विश्व के लिए भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया। तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सीएम तिवारी और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आज तारीख 12 जनवरी 2025 की नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस का अवसर, और हम लोग बात करेंगे एक विषय के ऊपर जिसका नाम है यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। और इस विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ उपस्थित हैं खान सर की टीम के शानदार एजुकेटर्स प्रज्ञा मैम और कृति मैम। वेलकम मैम, स्वागत है आपका। जय। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं प्रज्ञा मैम से सवाल पूछूंगा। प्रज्ञा मैम, जब भी मैं 12 जनवरी की डेट सुनता हूं, मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर इस डेट में ऐसा क्या खास है कि हम इसे एक उत्सव, एक पर्व की तरह मनाते हैं? सर, मेरा इससे महत्व बताने से पहले मैं कुछ लाइंस अपने यूथ के लिए बोलना चाहती हूँ कि वॉट एवर यू थिंक यू विल बी, इफ यू फील वीक वीक यू विल बी, इफ यू फील यू आर स्ट्रॉन्ग देन स्ट्रॉन्ग यू विल बी। तो सर, ये जो लाइंस मैंने यहाँ पर अभी अपने यूथ के लिए बोली थी, ये लाइंस हमारे जो महान प्रेरणादायक है स्वामी विवेकानंद जी की है, जिनके बर्थडे पर हम ये 12 जनवरी का डे यानी कि नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करते हैं। सर, अगर हम महत्व की बात करें तो आधुनिक भारत में यूथ के एम्पावरमेंट पर जो सबसे पहले आवाज उठाई गई थी वो हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने बात की थी यूथ की एम्पावरमेंट, यूथ राइट्स के, सोशल कॉजेज, यूथ एजुकेशन, जो कहीं ना कहीं यूथ की डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट प्लेस पर आते हैं। तो मैम, आपका क्या मतलब है यूथ के डेफिनेशन का? देखो मैम, मेरे लिए ना यूथ का मतलब आता है कि एकदम जोश आना चाहिए, एकदम जुनून आना चाहिए, इसको कुछ करके दिखाना है। और जैसे कि हम जानते भी हैं कि सबसे ज्यादा अगर अभी अपन देखेंगे तो यूथ ही है। और ये अगर ये यूथ से अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार ने भी कहीं ना कहीं जब G20 समिट हुआ था उसकी थीम रखी थी वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। अगर हम अब परिवार की बात करेंगे तो हम बात करेंगे हर एक सदस्य की, ये किसी एक की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती, सबकी है। तो एक सदस्य से जब अपन उठ के आते हैं तो अब परिवार भी दो प्रकार से हैं। एक वो है जो बिल्कुल सशक्त है, जो शिक्षित है, लेकिन वो भी ऐसे परिवार है जहां पर कोई एक सदस्य उठा, उसने शिक्षा का आधार लिया, वो सशक्त बना। अब अगर आप सोचिए, बूंद बूंद से सागर भर रहा है। अब अगर भारत में हर एक सदस्य ने ये ठान लिया, यूथ ने ठान लिया कि मैं उस सागर को भरने के लिए तैयार हूं, तो इंडिया हो जाएगा नेक्स्ट लेवल। अब वो नेक्स्ट लेवल को अगर हम जानेंगे आज के टाइम पे तो हम बोलते हैं सुपर पावर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी शिवम सर कि अगर हमें यूथ को अगर हम जानना चाहेंगे यूथ कैसे इंडिया को सुपर पावर बना सकता है, राइट, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं यूथ के? बिल्कुल। देखिए, भारत विश्व में सर्वाधिक युवाओं की संख्या वाला देश है। आपने KGF मूवी का एक डायलॉग सुना होगा, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। तो अगर आप पावरफुल हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तो आप अपने स्थान को पावरफुल, सक्सेसफुल बनाएंगे। आप सक्सेसफुल किसी भी तरीके से हो सकते हैं। आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हो सकते हैं, स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं शिक्षा की बात करता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बोला, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। और हमें यह भी पता है कि एक व्यक्ति जिसे लोग अपने साथ बैठकर पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन उसने शिक्षा का हाथ पकड़ा और आज पूरे भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वो भारत चल रहा है एक ही किताब से। किताब का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। एक मछुआरे का बेटा जो कि घर घर पर अखबार भी फेंक चुका है, शिक्षा का हाथ उसने पकड़ा और बहुत ही मेहनत करी। कई बार असफलता हाथ लगी, निराशा हाथ लगी, लेकिन उसने हार कभी नहीं मानी। आज हम उस व्यक्ति को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। आप सभी नाम समझ गए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो कृति मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कैसे खान सर और उनकी टीम स्वामी विवेकानंद जी, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सिद्धांतों पर कार्य कर रहा है। अगर मैं विशेषतः शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहूँ तो सर, आपने ना एक बात बहुत अच्छी पूछी है कि शिक्षा के क्षेत्र में खान सर और उनकी टीम कैसे काम करी, कैसे सिद्धांत पे वर्क कर पा रही है। क्योंकि सिद्धांत पे काम करना आज के टाइम पे आमतौर पर नहीं देख पाते लोगों को ऐसा करते हुए, और खान सर उनकी टीम, जो हमारा संविधान भी कहता है, उस पर काम कर रही है कि शिक्षा का आधार सबके लिए है। मतलब एक तराजू में हमने हर बच्चे को रख रखा है, वो किसी भी जाति से है, वो किसी भी धर्म से है, उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी, उसकी परिस्थिति कुछ भी है, वो एक महल में रह रहा हो, वो एक कुटिया में रह रहा है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। इवन वो एक पुरुष है, वो एक महिला है, लड़का है, लड़की है, हर किसी को शिक्षा का आधार मिलना चाहिए, जो संविधान भी कहता है। हमारी सरकार भी उस चीज को प्रमोट करती है और वही चीज यहाँ पर भी प्रमोट की जाती है।
खान सर ने बच्चे की चीज को समझा था कि सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म से ऊपर उठ के भी एक चीज आती है, आर्थिक स्थिति, जो हर बच्चे तक पहुंचाना शिक्षा को बहुत जरूरी है। उस चीज पर काम भी किया गया है और ये चीज सब जानते भी हैं, इसीलिए खान सर इतने लोकप्रिय भी हुए कि एक बिहार से एक वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने शुरुआत करी थी, एक आधार रखा था शिक्षा का कि बच्चों के दिल में एकदम जगह बना ली कि शिक्षा का आधार उन्हें मिलेगा। बच्चों ने उसी तरीके से आज आप देखते हैं कि अगर हमें शिक्षा को दिला सकते हैं तो वो है हमारे लोकप्रिय, एकदम दिलों में जो बस गए बच्चों के, वो है खान सर। तो वहीं से उन्होंने ये एक क्रांति क्या बोलो वहां से शुरुआत कर दी थी। अब ये जो मैं आपसे मैम पूछना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने वहां से शुरुआत करी कि शिक्षा का आधार मिलना चाहिए, तो पहले तो बिहार के वनडे एग्जाम से शुरुआत करी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से शुरुआत करी। अब कैसे धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं इनका पार्ट होकर कि कैसे उन्होंने ये फिर एक एक इंडिया के स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप भी बताइए। मैम बात तो आपने सही कही। अगर हम देखें कि खान सर को पूरे भारतवर्ष से बहुत प्यार मिला है, तो बच्चों का भी हक बनता है कि सर उनके लिए भी कुछ करें। तो सर ने सोचा कि क्यों नहीं हम अदर वर्टिकल्स पे भी काम करें। जैसे कि आपने देखा है कि केवल वनडे एग्जाम से ही वो सीमित नहीं रहे, उनके बियॉन्ड उन्होंने जैसे कि यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, आपका क्या कहते हैं नीट हो गया, जेई हो गया, बोर्ड्स हो गया, एंड आपके जो हायर एजुकेशन है यूजीसी, नेट, सीएसआईआर, तो इनमें भी अपना ऑफलाइन ऑनलाइन काफी, तब हम अगर देखें तो काफी अच्छे से उन्होंने इस चीज को स्प्रेड किया और बच्चों तक एजुकेशन एक अफोर्डेबिलिटी के साथ में कहीं ना कहीं वो बच्चों तक मिली। सर हमारे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आता है कि हम एजुकेशन का मतलब किस तरीके से एक अफोर्डेबल प्राइस पर, और एक जो लैंग्वेज का बैरियर है हिंदी इंग्लिश, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी का जो बच्चा है वो बहुत एक लो फील करता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है या जो गांव का बच्चा है वो बहुत लो फील करता है। तो सर मतलब इस चीज में खान सर की टीम ने या खान सर ने किस तरीके से आगे इस चीजों को ठीक किया या क्या उन्होंने सोचा बच्चों को लेकर? देखिए, आजकल का समय एक महाभारत का समय है। बिल्कुल सर। हर घर में अभिमन्यु है। अब मान लीजिए एक अभिमन्यु है, सामान्य से उसके सामने भी बहुत सारे चक्रव्यूह हैं। जैसे गरीब परिवार से है, गांव की सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है, पढ़ाई में काफी कमजोर है, क्योंकि सामान्य सी बात है उसे किताबी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब क्या उसके माता पिता का अधिकार नहीं है कि वो सपने देख सकें कि उनका लल्ला भी पढ़ेगा, बढ़ेगा, वो भी बड़ा आदमी बनेगा? तो अब यहां पर एंट्री होती है खान सर की, और उन्होंने जिस अफोर्डेबिलिटी के साथ ये एजुकेशन हर एक इंसान को देने का वादा किया है। देखिए, अगर अभिमन्यु पढ़ने में अच्छा है, होशियार है, तो वो कहीं से भी पढ़ सकता है, लेकिन अगर बच्चा कमजोर है तो एक शिक्षक का धर्म है, कमजोर वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो शैक्षणिक तरीके से शिक्षा में कमजोर हो सकता है, पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, दूसरा वो फाइनेंशियली कमजोर हो सकता है, लेकिन उस अभिमन्यु का हाथ नहीं छोड़ना है, पकड़ कर रखना है। और यहां पर मैं बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को कि आज मैं वास्तविकता में गर्व अनुभव करता हूं कि मैं खान सर की टीम का हिस्सा हूं और उनके मंच के माध्यम से ना जाने कितने अभिमन्यु से रोज बातचीत करता हूं। बिल्कुल सर, इस चीज पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी। जब मैं खान सर से मिली थी पहली बार, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि हमारी जरूरत एक होशियार बच्चे को नहीं है, राइट। हमारी जरूरत उनको है जिन्हें कुछ नहीं आता। हम उसको घोट के कैसे पिला सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोला कि यहाँ पर जो अफोर्डेबिलिटी हो गया या बहुत सारी चीजें जहां पर बच्चे बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, और उस चीज को जो खान सर की टीम ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, एंड दैट इज वेरी अमेजिंग, दैट इज वेरी मतलब फेबुलस जॉब। आई डू एग्री दिस कि ये बहुत बड़ी चीज है कि बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ के, और बिना, मैंने कहा ना वैसे आमतौर पे लोग सिद्धांत पे चलते चलते बहक जाते, बट ऐसा नहीं किया खान सर की टीम ने, एंड उसके लिए मतलब दिल से लाइक ऐसा था कि शुक्रिया भी बच्चों का भी निकलता, और आई थिंक हम उसका पार्ट है, तो हमें भी वो गर्व महसूस होता है इस चीज। देखिए, यहाँ पर 3 चीजें आ गई। पहला, अफोर्डेबिलिटी, मतलब आजकल आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा नाम मात्र शुल्क पर। दूसरा, आपको आपकी ही लैंग्वेज में समझने का
कि आप गांव से भी हैं तब भी कोई समझने में आपको समस्या नहीं होगी। नहीं होनी है। और तीसरी बात, कई बार बच्चे मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर एक्स नाम का एग्जाम है, मैं उसका सपना देखता हूं क्वालिफाई करने का, लेकिन मार्केट में उसका हिंदी में कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो अब वो बच्चा कैसे सपना भी देख सकता है उस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो यहां पर खान सर ने उनको रास्ता दिखाया, हाथ पकड़कर उनको बताया कि हाँ ऐसे है रास्ता, ये है मंजिल और आपको अब चलकर जाना है। और यहां पर मैं अब बच्चों से बोलना चाहूंगा कि आप बहुत बड़े सपने देखो, आप बहुत ऊंचे सपने देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तो मिलेगा। प्रति मैम, ये तो बात हुई एजुकेशन की, लेकिन कई बार होता है कि बच्चे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कोई उन्हें रास्ता समझ में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में खान सर और उनकी टीम कैसे पर्सनल लेवल पर उस स्टूडेंट की मदद कर सकती है? सर आपने एक चीज अच्छी पूछी कि पर्सनल लेवल पे एक स्टूडेंट को और टीचर के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब हम पर्सनल लेवल की बात करते हैं ना, तो टीचर का एक हाथ, एक सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुझे लगता है कि खान सर और उनकी टीम जो है वो प्रॉपर बच्चे के एकदम हाथ थामने में बिलीव करते हैं कि जब तक उसको अपना टारगेट ना मिल जाए, उसका लक्ष्य हिट ना हो जाए, हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। और इसका बेहतरीन उदाहरण जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कृष्ण भगवान जी और अर्जुन जी के बीच में जो एक संवाद हुआ था। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन जी जो कि एक शिष्य के रूप में थे, कृष्ण जी जो कि एक टीचर, एक शिक्षक थे उनके, तो अर्जुन जी उस टाइम पे हताश हो गए, जैसे बच्चे भी जाते कि मेरे सामने विपदा आ गई है कि मेरा खुद का परिवार के ही सदस्य मेरे सामने खड़े, मैं तीर कैसे चला दूं। बच्चों के सामने भी होता है कि नहीं मैम ये दिक्कत आ गई है ना, ये परेशानी आ गई है, मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मेरे से हो नहीं रहा, हो नहीं पाएगा, लोग कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो टीचर वहां पर एक उनके पीछे एक सपोर्ट की तरह, पिलर की तरह खड़े, नहीं तुमसे हो पाएगा, आप कर सकते हैं। फिर वहां पर स्ट्रेटेजीज बीच में आने से कृष्ण ने समझाया था कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे किया जा सकता है, कैसे आप युद्ध जीत सकते हो। तो टीचर एक नीति बनाते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए और क्या आपके डिस्ट्रैक्शन से आप बच सको, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए। तभी तो यही तो बच्चे को जानना है कि मैं क्या कर लूं और क्या ना कर दूं, तो उसका 100% टारगेट हिट कर जाए। कृष्ण जी ने ये तो करवाया था, युद्ध जिता दिया था कि भाई ये कर लीजिए, आपका टारगेट कंप्लीट। खान और उनकी टीम ने बच्चों का जो हाथ है वो एकदम थाम रखा है, और वो इस रूप में थाम रखा है कि उन्होंने लॉन्च कर रखा है मेंटरशिप प्रोग्राम्स। मतलब कि एकदम पर्सनल टच, पर्सनल फील वाली बात अगर मैं करना चाहूं, इस प्रोग्राम के अंदर क्या है ना कि जो स्ट्रेटेजी है वो मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट जो बच्चों से नहीं हो पाता है वो भी दिया जाएगा, और साथ में इमोशनल सपोर्ट कि भाई ना तो तुम थकोगे ना तुम रुकोगे, बस जीत कर ही मान लो, परिणाम का नहीं सोचोगे। एग्जैक्टली कि मतलब परिणाम जो भी हो, मेहनत पूरी फुल ऑन होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसके बाद प्रज्ञा मैं आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि कैसे कैसे बच्चे जो हैं, है ना, तो केजीएस टीम और जो खान सर की जो टीम है केजीएस है, वो कैसे बच्चों को हेल्प कर दें कि वो डेली लाइफ में थोड़ा सा जागरूक हो जाए, वो उनका जो जोश है वो बना रहे, और वो अपने आसपास की चीजें, देश में क्या चल रहा है उसके बारे में वो जानकारी रखे। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने और सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें अभी बोली। सर ने हमारे एजुकेशन पर एक फोकस किया कि किस तरीके से टीम हमारी एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रही है। आपने एक पर्सनल लेवल जो एक होता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मेंटोरशिप में, मतलब कोई उनको ऐसा मिल जाए कि जिससे उनका जो टारगेट एक सेट किया है वो आसानी से कहीं ना कहीं हमें गेन हो जाए। तो उसके अलावा बियॉन्ड उसके अगर हम देखें हमारे गांव में, मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगी। गांव में हमारे दादा दादी होते हैं तो उनकी एक हैबिट होती है बड़ी प्यारी सी, न्यूज़पेपर, मतलब डेली उनको कुछ नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर तो चाहिए चाहिए, ठीक है। तो वही चीज एक, क्योंकि खान सर ने आई थिंक एक जगह बोला भी था कि मतलब जैसे कि चाय होती है ना, हमारी डेली आदत होती है, अगर आप नहीं पियोगे तो आपको सरदर्द स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही एक न्यूज़पेपर भी एक हैबिट की तरह होती है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका दिन स्टार्ट नहीं होगा। तो वैसे एक दादा दादी की जो हैबिट है, एक जो सर ने एक वो चीज बोली, तो वही हम बच्चों को फील कराना चाहते हैं कि बेटा ऑनलाइन जो आप इससे पढ़ते हो ना उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको न्यूज़पेपर की आदत डालनी पड़ेगी कि डेली आप किस तरीके से जागरूक हो रहे हैं। हमारे देश में आर्थिक स्थिति या फिर कोई एजुकेशन सेक्टर में अगर कुछ चेंजेस आए हैं या फिर हमारे पॉलिटिकल में क्या क्या हमारे चीजें देखने को मिल रही हैं, इनसे किस तरीके से जागरूक हुआ जाए। तो ये हमारी जो खान ग्लोबल स्टडीज की जो टीम है उसने एक प्रोग्राम यानी कि डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का जो एक प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया है, एंड दैट इज आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत अप्रिशिएबल है और हमें सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बच्चों आप लोगों को भी खान ग्लोबल स्टडीज को मतलब इस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ तरीके से हम सोच रहे हैं एंड आपको उसका पार्ट बना रहे हैं। तो सर मतलब आपका क्या पॉइंट है इस चीज पर?
देखिए, हम लोगों ने कई सारी बातें करी। हमने एक लाइन सुनी है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, एग्जैक्टली राइट। सर। अब मुझे ये भी लगता है कि अगर शिक्षा महंगी होगी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सवाल आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर शिक्षा महंगी है तो दो ही चीज हो सकती है, या तो व्यक्ति शिक्षा ले नहीं पाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, तो उसके साथ उसको ठगना काफी आसान है। दूसरा, अगर उसको शिक्षा काफी महंगी मिली है, उसके पापा का घर बिक गया, उसका पूरा खानदान कर्ज पर आ गया है, तो अब उस अभिमन्यु के दिमाग में बार बार आएगा कि उस पैसे को वो कैसे भी रिकवर करे, वसूली करे सूद समेत। तो अब वो बाय हुक बाय क्रुक भ्रष्टाचार भी कर सकता है। बिल्कुल सर। तो अब खान सर ने उस अभिमन्यु को रास्ता दिखा दिया है अफोर्डेबल एजुकेशन का। अब खान सर ने उस अभिमन्यु को रास्ता दिखा दिया है इस चक्रव्यूह को भेदने का। लेकिन अब मेहनत तो उस अभिमन्यु को ही करनी पड़ेगी। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ये अंत नहीं आगाज है, एक सुनहरे भविष्य की आवाज है। और ये आप सभी नेशनल यूथ डे के अवसर पर खुद से एक वादा करेंगे कि आप बहुत पढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, भारत माता को सफलता की एक नई बुलंदियों को पहुंचाएंगे, क्योंकि खान सर का लक्ष्य भी यही है कि इन सारी बातों का लाभ भारत के हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो आप सभी को नेशनल यूथ डे की, राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए खान सर और पूरा उनका समस्त परिवार बहुत बहुत आशा करता है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।